नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। ये हमारा पॉलिटी दिस वीक का प्रोग्राम है जहां पर हम इस हफ्ते की जितनी भी पॉलिटी के लिहाज से जरूरी खबरें हैं उन खबरों पे चर्चा करने वाले हैं, ताकि यदि आपके प्रश्न पत्र में पॉलिटी के लिए अगर कोई सवाल आता है, कोई भी प्रश्न आता है, तो आप उस सवाल को हल कर सकते हैं। और अगर इस बार का पेपर आप उठा करके देखेंगे तो पॉलिटी के लिहाज से जो भी खबरें हमने डिस्कस की थी या हमारे चैनल पर डिस्कस हुई थी, उसमें से बहुत सारी खबरें आपको एग्जाम में देखने को मिली थी। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। और जैसे कि हमारी प्रैक्टिस रही है कि सबसे पहले हम अपने वीडियो के क्या-क्या इंपॉर्टेंट जो आपके पॉइंट्स हैं वो होने वाले हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं। तो पॉइंट्स अगर आप देखें, सबसे पहले आपका जो खबर इस बार काफी ज्यादा चर्चा में रही, वो जजों के निष्कासन को लेकर के रही कि जजों को आप हटाते कैसे हैं, उनका रिमूवल कैसे होता है, वो खबर सबसे जरूरी रही। दूसरी खबर भी आपका सुप्रीम कोर्ट से ही रही, न्यायपालिका से रही। इसमें जजों की अवमानना को लेकर के या न्यायालय की अवमानना को लेकर के बात की गई थी। फिर एक खबर आपका उम्मीद पोर्टल से जुड़ी आपको देखने को मिली, जो कि आपका वक्फ प्रॉपर्टी जो है उनसे रिलेटेड थी। तो वक्फ प्रॉपर्टी की जो खबर है वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो हैं आपकी इस हफ्ते इकोनॉमिक के लिहाज से आपको देखने को मिली। तो एक एक करके इन पर डिस्कशन करते हैं। पहली जो हमारी खबर है वो जजों के निष्कासन को लेकर के है। जजों के निष्कासन की क्या प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर डिस्कस की गई है। सबसे पहले खबर किस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखने को मिली है उस पर अगर आप चर्चा करें, तो खबर इस कॉन्टेक्स्ट में रही, आपको याद होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज थे, जस्टिस यशवंत वर्मा। तो दिल्ली हाईकोर्ट के जो जज थे, उनके यहाँ पर आग लगने के बाद बहुत सारे जले हुए नोट जो थे वो देखने को मिले थे। और फिर इस पर जांच की गई। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिस कमेटी ने इस पूरे मामले की जांच की। जांच के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को जो है दोषी ठहराया गया और फिर उनसे रिजिग्नेशन के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं दिया। जिसके बाद हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने भारत सरकार को ये पत्र लिखा था कि आप जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके पद से हटा सकते हैं, उनके खिलाफ निष्कासन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और इसी बीच जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ये पूरा मामला यहाँ पर आपको देखने को मिला था। और अब खबर ये चर्चा में आई है कि इस बार जो आपका मॉनसून सेशन रहने वाला है हमारी संसद का, उस सत्र के दौरान आपको जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो आपका निष्कासन प्रस्ताव है, जो रिमूवल प्रोसेस है, उसकी प्रक्रिया शुरू होती हुई नजर आ सकती है। तो इसीलिए हमारे लिए इस पूरी प्रक्रिया को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि आपका न्यायालय में न्यायाधीश जो होते हैं उनको हटाया कैसे जाता है, उनके पीछे का क्या आधार आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद 124(4) जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने से जुड़ा हुआ है, और अनुच्छेद 218 जो है ये हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल से जुड़ा हुआ है। यहाँ से कानूनी आधार आपको देखने को मिलता है। किन किन बातों पर आप जजों को हटा सकते हैं, क्या आधार हैं, तो भारतीय संविधान में दो आधार दिए हुए हैं। एक है आपका सिद्ध कदाचरण या प्रूव्ड मिसबिहेवियर, दूसरा है अक्षमता यानी कि इनकैपेसिटी। इन दोनों आधारों पर किसी भी व्यक्ति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब भारतीय संविधान को अगर आप उठा करके देखेंगे तो वहां पर इन दोनों शब्दों का तो जिक्र आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इन दोनों शब्दों को कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है। यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इसके साथ साथ आपका इनकैपेसिटी का मतलब क्या है, इनके मायने क्या हैं, वो मायने कहीं पर डिफाइन नहीं किए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अलग अलग डिसीजंस में इन दोनों शब्दों को डिफाइन किया है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सबसे पहले अगर आप कदाचरण की बात करें यानी कि मिसबिहेवियर की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप जानबूझकर कोई दुराचार करते हैं, जानबूझकर आप भ्रष्टाचार करते हैं, जानबूझकर आप ईमानदारी की कमी दिखाते हैं या नैतिकता में आपके पतन देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से आपका जो है आपके खिलाफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर का जो मामला है वो शुरू किया जा सकता है। तो ये तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर की डेफिनेशन हो गई। अब अगर आप अक्षमता की डेफिनेशन देखें तो इसमें कोई शारीरिक या मानसिक स्थिति अगर आपके साथ है जिसकी वजह से आपका कार्य जो है, आपकी न्याय प्रदान करने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो रही है, तो आपके खिलाफ अक्षमता यानी कि इनकैपेसिटी का जो मामला है वो चलाया जा सकता है। तो ये दो आधार भारतीय संविधान में दिए हुए हैं, जिन दोनों आधारों को सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर डिफाइन किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर आधार देख लिए हैं। अब यहाँ पर जजों को हटाने का जो प्रोसेस होता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, लेकिन हम जो है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो कानून है भारतीय संविधान में कहीं भी इस पूरे प्रोसेस का जिक्र नहीं किया गया। संसद की तरफ से इसको लेकर के एक विशेष कानून पारित किया गया था, जिस कानून का नाम है न्यायिक पूछताछ अधिनियम
1968 यानी कि जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट 1968। तो भारत में जजों को हटाने के लिए जिस कानून जो विशेष कानून है वो ये कानून है 1968 वाला। 1968 के इस कानून में सुप्रीम कोर्ट और न्याय जो आपके हाई कोर्ट्स होते हैं उनके जजों को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। क्या कहता है ये पूरा प्रोसेस? तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया को नियंत्रित किया गया है। इसके तहत आपको सबसे पहले एक प्रस्ताव जो है, एक रेजोल्यूशन जो है वो संबंधित सदन में पेश करना होता है। अब अगर आप ये रेजोल्यूशन लोकसभा में पेश कर रहे हैं तो लोकसभा के जो आपके 100 सांसद हैं उनकी आपको सपोर्ट लेना पड़ता है। अगर आप राज्यसभा में पेश कर रहे हैं तो 50 सांसदों का आपको जो है सपोर्ट लेना पड़ता है। जब आपको 100 या 50 सांसदों का सपोर्ट मिल जाता है तो उसके बाद ये प्रस्ताव जो है सदन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाता है, यानी कि लोकसभा के मामले में स्पीकर के पास जाता है और राज्यसभा के मामले में जो सदन के सभापति हैं यानी कि चेयरमैन जो हैं उनके पास जाता है। अब सदन के जो सभापति हैं जो भी आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो इस पूरे प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं, वो इस पूरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं। अगर प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है तो प्रस्ताव और पूरा मामला वहीं पर खारिज हो जाता है। लेकिन अगर प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो इसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, एक जांच कमेटी बनाई जाती है। जांच कमेटी में बेसिकली आपके 3 मेंबर्स रहते हैं। एक भारत की जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे CJI, वो इस कमेटी के मेंबर होते हैं। एक हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इस कमेटी के मेंबर होते हैं। और तीसरे नंबर पर आपका एक प्रतिष्ठित न्यायविद यानी कि एक बहुत फेमस जूरिस्ट को इस पूरी कमेटी में शामिल किया जाता है। कमेटी जो है सारे जो आरोप है उनकी जांच करती है, साक्ष्य एकत्र करती है, गवाहों से जिरह होती है और अंत में समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है संसद को। अगर समिति की रिपोर्ट में उसको दोषी ठहराया जाता है, समिति की रिपोर्ट में अगर दोषी नहीं ठहराया जाता है तो मामला खत्म हो जाता है। अगर दोषी ठहराया जाता है तो फिर इस रिपोर्ट पर मतदान होता है। मतदान में बेसिकली आपको स्पेशल मेजॉरिटी प्राप्त करनी होती है, यानी कि कुल सदस्यों का 50% से ज्यादा हिस्सा बेसिकली, और जो आपके उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत। इतने बहुमत से आप जो है किसी प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं। अगर इतने बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर ये जो आपका रेजोल्यूशन है ये हमारे प्रेसिडेंट के पास जाता है, यानी कि हमारे राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति फिर इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करते हैं और जो भी संबंधित जज हैं उनको अपने पद से हटा दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो हमने यहाँ पर देखा। एक बार संक्षेप में इस प्रोसेस को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि पिछले कई सालों से चर्चा में बना हुआ है, पिछले कई महीनों से चर्चा में बना हुआ है, तो इस पर सवाल आ सकता है आपके इस बार के प्रीलिम्स में या इस बार के मेंस में भी सवाल आ सकता है। तो प्रोसेस को अगर आप रिवाइज करें, सिंपल प्रोसेस है। आप किसी भी सदन में रेजोल्यूशन पारित कर सकते हैं। रेजोल्यूशन आप जो है सबसे पहले आपको रेजोल्यूशन देना पड़ता है। रेजोल्यूशन के लिए आपको सपोर्ट चाहिए होता है। तो लोकसभा में अगर आप रेजोल्यूशन दे रहे हैं तो 100 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। राज्यसभा में अगर आप रेजोल्यूशन दे रहे हैं तो 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड अगर आप देखें तो आपके जो लोकसभा और राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनके सामने रेजोल्यूशन को पेश किया जाता है। वो इसको खारिज कर सकते हैं, वो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर 3 मेंबर्स की कमेटी बनती है, जांच कमेटी बनाई जाती है। यहाँ पर कौन कौन इसमें शामिल होता है? सबसे पहले इसमें हमारे CJI शामिल होते हैं। दूसरे नंबर पर आपको जो हमारे जो भी किसी एक जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस, और थर्ड नंबर पर आपके फेमस जूरिस्ट यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। तो ये 3 मेंबर होते हैं। तीनों मेंबर अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं संसद को। फिर रिपोर्ट पर आपका वोटिंग की जाती है, मतदान किया जाता है। मतदान भी स्पेशल जो है बहुमत से होता है। इसमें आपके जो भी प्रेजेंट वोटिंग मेंबर्स हैं उनका 2/3 आपको चाहिए होता है, प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। इतने आप अगर आप इतना पूरा प्रोसेस पूरा फॉलो कर लेते हैं तो इस पूरे प्रोसेस के बाद जो है किसी जज को हटाया जा सकता है। इसके बाद आपका प्रेसिडेंट की बारी आती है। प्रेसिडेंट इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर हमको याद रखना है कि क्या प्रोसेस है। याद रखिए इस पूरे प्रोसेस के बीच में कोई जज अपना इस्तीफा भी दे सकता है, तो उस पर कोई भी पाबंदी यहाँ पर नहीं लगाई जाती है। तो अगर इस पूरे प्रोसेस में इस्तीफा दे दिया जाता है तो फिर पूरा प्रोसेस समाप्त हो जाता है। और यही वजह है कि आज तक भारत में एक तो ये पूरा प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा कठिन प्रोसेस बनाया गया है किसी जज को हटाने के लिए। और यही वजह है कि आज तक भारत में कभी भी ये पूरा प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी जज इस पूरे प्रोसेस से नहीं हटा है। तो ये हमने सबसे पहली अपनी खबर डिस्कस कर ली है। दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरी जो हमारी खबर है वो न्यायालय की अवमानना से लेकर के है, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर के है। ये खबर चर्चा में आई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के एक इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया था। सबसे पहले उस पर अगर आप चर्चा करें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट या भी कोई भी जो हाई कोर्ट है
या आप कोई भी जुडिशरी कह सकते हैं, जुडिशियल बॉडी है, कोई भी जुडिशियल बॉडी अगर कोई ऑर्डर जारी करती है किसको, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उस ऑर्डर के खिलाफ कोई लॉ लेकर के आती है, तो इस लॉ को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा। भले ही यहाँ पर जुडिशियल ऑर्डर का आप कह सकते हैं अवमानना हो रही है, जुडिशियल ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी इस लॉ के खिलाफ सरकार पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं, क्योंकि लॉ बनाना ही तो सरकार का काम है। या विधानसभा का काम क्या है, कानून को पारित करना। लोकसभा का काम क्या है, कानून को पारित करना। तो आप कानून को, उनको अपना काम करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर बताई गई है। तो थोड़ा सा मामले पर अगर आप देखें, ये जो पूरा मामला है दरअसल कुछ जो एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर उन्होंने जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उस पर यह आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ की सरकार सुप्रीम कोर्ट के साल 2011 का डिसीजन है, साल 2011 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। 2011 के अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की सरकार को सेल्वा जुदुम और इसके साथ साथ जो आपके स्थानीय लोग हैं, स्थानीय आदिवासी लोग हैं, उनको हथियार न देने को लेकर के या उनको मिलिट्री ग्रुप में न शामिल करने को लेकर के आदेश पारित किया था। जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी थी उसमें कहा गया था कि सरकार सेल्वा जुदुम का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है और स्थानीय लोगों के खिलाफ लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे आदेश को जारी किया गया था। लेकिन इस आदेश को नलिफाई करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने बाद में एक कानून पारित कर दिया, जिस कानून का नाम था छत्तीसगढ़ सहायता सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम 2011, और इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नलिफाई कर दिया गया। लेकिन फिर इसके बाद एक जो याचिका दोबारा से दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, जहां ये कहा गया कि ये जो कानून छत्तीसगढ़ की सरकार लेकर के आई है, ये कानून सुप्रीम कोर्ट के ही डिसीजन का उल्लंघन करता है। फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुनवाई शुरू की और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः कहा कि अगर हमारे डिसीजन के खिलाफ कोई सरकार कानून लेकर के आती है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि कानून बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि उस कानून को आप दूसरे आधार पर चुनौती दे सकते हैं, आप इस आधार पर चुनौती दे सकते हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, तब हम उसकी सुनवाई करेंगे, तब उस कानून को जो है, अगर वो कानून जो है फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो फिर उसको रद्द किया जाएगा, नहीं करता है तो उसको बरकरार रखा जाएगा, लेकिन उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाया जा सकता है। तो ये बेसिकली बात आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। अब हमारे सामने आता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या मतलब है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली आपका एक जुडिशियल मैकेनिज्म है। जुडिशियल मैकेनिज्म मुख्य तौर पर तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप न्यायिक संस्थानों को प्रेरित हमलों और अनुचित आलोचना से बचाना चाहते हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इस्तेमाल कब करते हैं आप, जब न्यायिक जो आपके जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके खिलाफ जो है प्रेरित हमले किए जाते हैं या उनकी अनुचित आलोचना की जाती है, तो उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए, उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर अक्सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करती हैं, ताकि जो इसके अधिकार को कम करने वाले काम हैं उन लोगों को दंडित किया जा सके। वैधानिक आधार की बात करें कि कहां पर आपको इसका बेस देखने को मिलता है, तो भारतीय संविधान में कहीं भी स्पष्ट तौर पर इसको लेकर के प्रोविजन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत बोलने की जो आजादी है उसके प्रतिबंध के तौर पर, उसके रिस्ट्रिक्शन के तौर पर आपको ये जो कोर्ट ऑफ जो न्यायालय की अवमानना का प्रोविजन है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के खिलाफ दंडित करने का अधिकार दिया गया है, और अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट्स को अपनी अवमानना के खिलाफ जो है डिसीजन देने का या दंडित करने का अधिकार दिया गया है। अब न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 भी सरकार ने पारित किया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो आपका डेफिनेशन है, कहीं भी डेफिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, डिफाइन नहीं किया गया है। तो 1971 में सरकार की तरफ से जो कानून पारित किया गया था न्यायालय की अवमानना को लेकर के, उसमें आपको एक डेफिनेशन भी देखने को मिलती है। उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को दो कैटेगरीज में रखा गया है, एक है आपका सिविल अवमानना और एक है आपराधिक अवमानना। सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना में डिफरेंस क्या है उसको अगर आप देखें तो सिविल अवमानना में अगर आप जो आपका कोर्ट है, कोर्ट के डिसीजन को फॉलो नहीं करते हैं, कोर्ट के निर्णय को, डिग्री को, निर्देश को, आदेश को, रिट को जानबूझकर उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो आपके खिलाफ सिविल अवमानना का मामला दर्ज किया जा सकता है। अगर बेसिकली आप कोर्ट के खिलाफ कोई ऐसा पब्लिकेशन करते हैं, कोर्ट के खिलाफ कुछ ऐसा लिखते हैं, कोर्ट के खिलाफ कुछ ऐसा बोलते हैं जिसकी वजह से कोर्ट जो है बदनाम होती है, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से कोर्ट अपना काम नहीं कर पा रही, कोर्ट जस्टिस जो है नहीं दे पा रही है, तो आपके खिलाफ
आपराधिक अवमानना का मुकदमा दायर किया जाता है, यानी कि जो आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट है वो दायर किया जाता है। तो डिफरेंस आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। यहाँ पर अगर आप उनके डिसीजन को फॉलो नहीं करते हैं तो सिविल अवमानना है, सिविल कंटेम्प्ट है। अगर आप उनको बदनाम करते हैं या उनके प्रोसेस को जो है रोकते हैं बीच में, तो आपराधिक अवमानना का मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज होता है। तो वैधानिक आधार हमने देख लिए हैं। बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं अगली खबर पे। अगली जो हमारी खबर है उम्मीद पोर्टल से जुड़ी हुई है। उम्मीद पोर्टल हाल ही में सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है और 6 जून 2025 को सरकार ने उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण और प्रबंधन करना। ये जो आपका पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से भारत में जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं उनमें उनके मैनेजमेंट में पारदर्शिता ला जाएगी, उनको बेहतर रेगुलेट किया जाएगा और डिजिटल ट्रैकिंग भी उनकी की जाएगी। तो ये पूरा आपका उम्मीद पोर्टल हो गया। उम्मीद पोर्टल के बारे में और डिटेल से अगर आप बात करें, सबसे पहले इसका पूरा नाम क्या है? इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। तो ये पूरा इसका फुल फॉर्म हो गया। हिंदी में अगर आप देखें तो एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास। इसका कार्य पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और विनियमन के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना है, ताकि ऑनलाइन तरीके से आप किसी भी वक्फ संपत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इसका नोडल मंत्रालय कौन है, नाम आपको याद रखना है। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो है वो इसका नोडल मंत्रालय है और के पास जाएगा, और ये राज्य वक्फ बोर्डों और न्यायिक प्राधिकरणों के समन्वय से काम करेगा। तो ये ओवरऑल आपका उम्मीद पोर्टल क्या है उसके बारे में हमने देख लिया है। उम्मीद पोर्टल के उद्देश्य अगर आप देख लें तो पहला है वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी और समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित करना, लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से उनके अधिकारों, दायित्वों और कानूनी सुरक्षा तक पहुंच प्रदान करना, लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवादों का समाधान और जवाबदेही सुनिश्चित करना, और इसके साथ साथ वास्तविक रियल टाइम डेटा और जियो टैगिंग मैपिंग के माध्यम से नीति निर्माताओं को सटीक जानकारी उपलब्ध कराना, ताकि बेहतर आपका डिसीजन मेकिंग हो सके। तो डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बेसिकली इसीलिए उम्मीद पोर्टल की शुरुआत की गई है, ताकि सारा डेटा जो है वो आपका ऑनलाइन माध्यम में मौजूद रहे। तो उम्मीद है कि उम्मीद पोर्टल को अब आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमारे जो टॉपिक है वो होते हैं समाप्त। अब कुछ आपके सवाल हैं, कुछ एमसीक्यू हैं आपके सामने। उम्मीद है आपने पूरी वीडियो अंत तक अच्छे से देखी होगी, और अगर आपने देखा है तो अंत के जो सवाल हैं इन सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, बातचीत करते हैं सवालों पर। पहला जो हमारा सवाल है उसमें आपसे पूछा गया है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके तहत किया गया है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम, और ऑप्शन डी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता 1860, ऑप्शन बी संविधान अनुच्छेद 129 और 215, ऑप्शन सी न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971, या ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता 1973। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल है कि उम्मीद पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि उपज की ऑनलाइन बिक्री, ऑप्शन बी अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति वितरण, ऑप्शन सी वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और पंजीकरण, और ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।